जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं आज आरपीएफ की चौथी क्लास लेके। जी हां दोस्तों, हम 3 कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जल्दी से देख लीजिए दोस्तों। इस क्लास के अंदर मैं दोस्तों आपके आरपीएफ के प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को याद करा दूंगा दोस्तों, मेरी गारंटी है दोस्तों। आप क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना, आपके लिए चैलेंज है ये क्वेश्चन। देखते हैं, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। नेली सेनगुप्त, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है प्रश्न का जवाब। ठीक है, आपके लिए चैलेंज है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को एनालाइज करके क्वेश्चंस लेके आऊं, आपके हर क्वेश्चन से डाउट क्लियर होगा। तो इस प्रश्न में आप लोग क्या टिक कर रहे हैं? बिल्कुल डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। जो सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसने पूछा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा है दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों आंसर होगा एनी बेसेंट दोस्तों। ये दोस्तों विदेशी महिला थी दोस्तों। कौन सी थी? विदेशी महिला। कौन सी महिला थी दोस्तों? ये विदेशी महिला थी, प्रथम विदेशी महिला थी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखना कौन सा अधिवेशन था। ये था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917। कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में दोस्तों ये अध्यक्ष थी 1917। ठीक है, 1917। और ये जो अगर हमें पूछा राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला, अगर भारतीय महिला पूछता, भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू दोस्तों। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये भारतीय महिला है। अगर भारतीय महिला पूछता, प्रथम भारतीय महिला पूछता, तो आप लोग सरोजनी नायडू टिक करते, भारतीय महिला। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन से अधिवेशन में थी? तो ये कानपुर के अधिवेशन में 1925 में। कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में दोस्तों, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन 1925 में। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में। अगर कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्ष थी। अगर प्रथम भारतीय पूछे तो कानपुर अधिवेशन 1925 में थी दोस्तों। ये वही एनी बेसेंट है दोस्तों जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके डाउट इस क्वेश्चन से। चलिए इसका जवाब दीजिए। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, बिहार से, मिजोरम से या गोवा से? क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, गारंटी मेरी, हर एक क्वेश्चन से डाउट क्लियर कर दूंगा आपके दिमाग से। ठीक है, और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आऊं, आपके लिए चैलेंज है कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। बिल्कुल मिजोरम है, बिल्कुल सभी बच्चे सी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक सी ऑप्शन को टिक किया, बिल्कुल राइट किया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए ये क्वेश्चन कौन बताता है, देखते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भारत में भाषा क्या है? दोस्तों भारत में पूछा है दोस्तों, भारत में पूछा है, कमेंट जरूर करिएगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भारत में भाषा क्या है? अरमाइक लिपि, गरेष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या ग्रीक लिपि? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन सही करता है। अगर बात करें अरमाइक लिपि की दोस्तों, तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में है दोस्तों। अफगानिस्तान में जो अभिलेख है ना, उनका है दोस्तों ये। ठीक है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात है अफगानिस्तान, क्योंकि देखो आरपीएफ में डीप पूछा जाता थोड़ा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये खरेष्टी लिपि किस में है दोस्तों? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जानी जाती है खरेष्टी लिपि, पाकिस्तान। पाकिस्तान, क्योंकि पहले क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करते, तो अभिलेख भी वहीं के थे। ठीक है, अब ग्रीक लिपि, ग्रीक लिपि कहां की है दोस्तों? तो आप तुर्की की ध्यान रखेंगे, ये तुर्की की है, तुर्की की, तुर्की की। ठीक है, अब भारत में भाषा क्या है अशोक के अभिलेखों की? वो है ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। और ज्यादातर अभिलेख अशोक के ब्राह्मी लिपि में ही है दोस्तों। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सभी सिपाही, जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करें, उन्होंने बिल्कुल सही टिक किया था। जिन्होंने ए, बी और डी टिक किया वो गलत किया दोस्तों उन्होंने। ठीक है, तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा था ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस लेके आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब दीजिए। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहां पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बताइए, बांझपन, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। अगर बात करें दोस्तों किस विटामिन की कमी से बांझपन का रोग होता है, तो यहां पर विटामिन के, विटामिन
विटामिन के नहीं, सॉरी विटामिन ई है, माफी चाहता हूं दोस्तों, यहां पर विटामिन ई होगा दोस्तों। किस किसने ई टिक किया दोस्तों, यहां पर विटामिन ई होगा, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, कोई बताएगा? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? और स्कर्वी, स्कर्वी की बात करें दोस्तों तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से, जब भी विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? तो वो रोग होगा विटामिन सी। कौन सा रोग होगा भाई? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। अब बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहां गुरुजी हम टिक करेंगे विटामिन बी की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी की कमी से। हमें क्वेश्चन में पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यहां आप लोग टिक करेंगे। गुरुजी यहां पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, गुरुजी रिकेट्स होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको इग्नोर ना करें दोस्तों, हर क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है। एक क्वेश्चन में पूछता हूं किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, कमेंट करके बताएं जिन स्टूडेंट्स को आता है। आप लोग बताइए निम्न में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। रक्त का थक्का कौन से विटामिन की कमी से नहीं जमता है? रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है दोस्तों? वो आप ध्यान रखें, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, आप लोग क्लास अंत तक वॉच करिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो दोस्तों आप लोग क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इस क्वेश्चन को बताइए, देखते हैं इसमें से 100 में से 80% तो फेल होंगे इस क्वेश्चन को टिक करने में। सिकंदर और राजा पूरो के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इस क्वेश्चन को दोस्तों 100 में से 80% फेल होंगे इसको सही करने में। वितास्ता का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? सिकंदर, सभी को पता है भारत में 526 बीसी में आया था और 326 बीसी में आया था और 325 बीसी में गया था। लगभग 18 महीने हमारे भारत में रहा दोस्तों। जब एंट्री मारी भारत में तो उसका टकराव पंजाब के राजा पूरो से होता है। किससे होता है? उसका टकराव पंजाब के राजा पूरो से होता है और इनके बीच में युद्ध होता है वितास्ता का युद्ध। अब सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स वितास्ता कहां से आ गया? दोस्तों ये वितास्ता झेलम का युद्ध का नाम है और इसका जो झेलम के युद्ध को और किस नाम से जाना था? हाईडे स्पिच का युद्ध। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाईडे स्पिच तो जरूर पढ़ा होगा। हाईडे स्पिच का युद्ध, हाईडे स्पिच का युद्ध, हाईडे स्पिच का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध आपने पढ़ा होगा, हाईडे स्पिच का युद्ध, ठीक है। चाहे इसको हाईडे स्पिच का युद्ध कह लो, चाहे इसको वितास्ता का युद्ध कह लो, चाहे इसको झेलम का वॉर कह लो, झेलम का युद्ध कह लो, झेलम का युद्ध। क्यों कह लो झेलम का युद्ध? क्योंकि ये दोस्तों झेलम का युद्ध दोस्तों झेलम नदी के किनारे हुआ था, झेलम, इसीलिए इसको झेलम का वॉर कहा जाता है, झेलम का युद्ध कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है और यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको झेलम का प्राचीन नाम ही नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कोई सा भी टिक करके आ जाएंगे। पानीपत का आप सभी को पता है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत की अंतिम शासक था, ये वही इब्राहिम लोदी है दोस्तों जो सल्तनत काल में पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। वांडीवास के युद्ध में दोस्तों फ्रांसीसियों का अंत होता है दोस्तों। यहां पर सभी को पता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध दोस्तों, ठीक है। ये तमिलनाडु में ये जगह है वांडीवास, ठीक है। अंग्रेज चाहते हैं कि हम भारत में अपना शासन करें, फ्रांसीसी चाहते हैं हम भारत में शासन करें, इसीलिए वांडीवास का युद्ध हो जाता है। प्लासी का सभी को पता है 1757 में युद्ध होता है, ठीक है, सभी को पता है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध, ठीक है। मैंने कहा था आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, क्लास को अंत तक वॉच करिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। मैंने सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से आरपीएफ के उनको एनालाइज किए, उसी के लेवल के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा, ठीक है। बताइए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। हर स्टूडेंट्स बताएगा, जो भी क्लास को देख रहा है एक बार क्लास को लाइक जरूर करेगा, लगता है ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करा करें दोस्तों। आप लोग क्लास को शेयर जरूर करा करें उन सभी स्टूडेंट तक जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें सिलेक्शन लेना है। बताइए कैल्सीफेरॉल का किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बात करें दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? गुजी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। अगर बात कर ले विटामिन सी,
अगर बात कर ले विटामिन सी का क्या नाम है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर विटामिन सी की बात करें दोस्तों तो आप ध्यान रखेंगे एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे। हमें पूछा है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यहां पर आप लोग विटामिन डी को टिक करेंगे। सभी पैरे सिपाही विटामिन डी को टिक करेंगे, विटामिन डी विल बी द राइट आंसर। तो आई थिंक सभी बच्चों ने विटामिन डी को कंप्लीट टिक कर दिया होगा। ठीक है, सभी बच्चों को डी ऑप्शन सही जवाब आएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला, हर क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, क्लास को बस आपको अंत तक वॉच करना है। यहां पर भी एक बार फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता हुआ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करना है। जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए गांधी जी की, दूसरा ऑप्शन रहेगा बाण भट्ट की, तीसरा ऑप्शन रहेगा विष्णु शर्मा की, और चौथा ऑप्शन रहेगा नानक देव की। दोस्तों यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ये जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पूरी की पूरी पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है? ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है। अब आपको हिंट मिल गया होगा, किसको टिक करेंगे? गुजराती भाषा। ये पूरी की पूरी किस भाषा में लिखी हुई है? गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखी हुई है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर आप टिक करेंगे महात्मा गांधी जी। दोस्तों एक पुस्तक इनकी और ध्यान रखेंगे, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, इनकी ही पुस्तक है हिंद स्वराज, इनकी ही पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जब पूना समझौता हुआ था 1931 के तहत दोस्तों, गांधी जी ने हिंद स्वराज और गुजराती ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक निकाली थी दोस्तों। अगर बात करें गुरुजी बाण भट्ट की, बाण भट्ट की आपको 2 पुस्तकें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखनी है हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित पुस्तक किसकी है? बाण भट्ट की। और एक पुस्तक और ध्यान रखनी कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक, कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक, कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। अगर विष्णु शर्मा की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है भाई? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और नानक देव की पुस्तक कौन सी? जपूजी, जपूजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जपूजी, जपूजी। ठीक है, जपूजी पुस्तक किसकी है? गुरु नानक देव की, जिनका जन्म आप सभी को पता है 1469 में होता है। ठीक है, तलवंडी नामक गांव में होता है दोस्तों। और 1539 में इनकी मृत्यु होती थी करतारपुर में, जो इन्होंने ही बसाया दोस्तों। ठीक है, इनके बेटे श्रीचंद, जिसको उदासी संप्रदाय का जनक कहा जाता है, इसको इन्होंने ही दोस्तों लंगत और पंगत व्यवस्था शुरू करी थी दोस्तों। ठीक है, और इनके शिष्य कौन है? कोई बताएगा? गुरु अंगद है, जो सिखों के दूसरे गुरु है दोस्तों। ठीक है, जहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इन्हीं को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था, आपके सारे क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। बस आपको शर्त ये क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है। और इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग अच्छे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आज ये आरपीएफ की 4थी क्लास है। ठीक है, हम 3 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच करिए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, निम्न में से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर, गोदावरी, चंबल या ताप्ती? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। वैसे तो मेरा मैप थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो भी मैं एक बार ऐसे बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगी दोस्तों? यहां पर आपको सतपुड़ा रेंज दिखेगी, सतपुड़ा रेंज। और यहां पर क्या दिखेगी? विंध्याचल रेंज। ठीक है, यहां से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी, एमपी से नर्मदा नदी इधर से निकलती है। ठीक है, और इधर से निकलती है ताप्ती नदी। तो देखो आप सभी को पता है, यह आपकी क्या है? उत्तर साइड है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा। और यह आपकी क्या भाई? यह आपकी क्या? पूर्व दिशा। ठीक है, और यह आपकी दक्षिणी दिशा है, साउथ है ना, दक्षिणी। और यह आपकी पश्चिमी है, पश्चिमी। तो अब ये जो है ना, ये ताप्ती नदी है, ताप्ती, सॉरी ये नर्मदा है, सॉरी क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं दोस्तों, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को हम ब्लू पेन से इंडिकेट कर देते हैं, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा। और नीचे बैठी हुई है जो इसकी बहन ताप्ती है, बहन है इसकी ताप्ती। ठीक है, पूछा जाता है ताप्ती। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों किसकी ओर बह रही है? पश्चिमी की ओर। तो हमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? हमें दे रखा है, किसका ऑप्शन दे रखा है? कौन सी नदी बहती है? यहां पर ताप्ती, हमें ताप्ती दे रखा है। तो यहां पर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ये पश्चिम की ओर बह रही है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चंबल नदी किसकी सहायक नदी? कोई कमेंट करेगा? चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की है दोस्तों। ठीक है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है, जान पाओ की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, एमपी में है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो रहे होंगे हर क्वेश्चन से। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कुपोषण, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? बताइए दोस्तों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी या विटामिन ए? बताइए दोस्तों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। आप हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक क्वेश्चन से हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको शर्त ये क्लास को अंत तक वॉच करना है और हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और पढ़ना है और लिखना है, ठीक है दोस्तों? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखा करें उसको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें। तो यहां पर आप लोग कौन कौन ऑप्शन टिक कर रहे हैं? ए, कोई बी टिक कर रहा है। जो बच्चे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल सही है। तो बी, सी और डी जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक ऑप्शन रहेगा। भाई अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें भाई, ये इंतजार ना करें कि सर जी अभी तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फॉर्म डेट 14 मई है, अभी तो बहुत टाइम है। भाई जो उनको सिलेक्शन लेना है ना, जिनको लड़ाई लड़नी है, वो पहले से रणनीति तैयार करके रखते हैं भाई एग्जाम तक। तो पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, समय बहुत कम बचेगा फिर आपके पास। चलिए 75 का जवाब दीजिए। यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन से। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, लखनऊ में? दोस्तों मुंबई और दिल्ली में आप देखेंगे, नोटिस किया होगा, बहुत सारे हेडक्वार्टर मुंबई और दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे आप सभी को, ठीक है? तो यहां पर मैं आपको स्टार्ट करता हूं आप सभी के। पहले हम मुंबई से स्टार्ट करेंगे। मुंबई में कौन कौन से हेडक्वार्टर है? सबसे पहले देखेंगे आईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है। आईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में, ठीक है? और ध्यान रखिए एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये भी आपके मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? ये भी आपके मुंबई में। आपके मुंबई वाले सारे क्लियर कर दूंगा। आरबीआई हो गया, ठीक है? और अब एलआईसी का मुख्यालय कहां है? एलआईसी का मुख्यालय कहां है? मुंबई में, ठीक है? और ध्यान रखेंगे सेबी का मुख्यालय कहां है? सेबी का SEBI, ये भी मुंबई में, ठीक है? ये चार आपको ध्यान रखने जो आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। चलिए अब नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली की, ये तो आपके मुंबई के, ये सारे के सारे किसके? ये आपके मुंबई के हेडक्वार्टर से, ठीक है? मुंबई में ये इन सभी के हेडक्वार्टर से। नई दिल्ली की बात करें, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का। वैसे तो नई दिल्ली में बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग इतने ध्यान रखें, पंजाब का पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, सॉरी नई दिल्ली में है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। अगर बेंगलुरु की बात करें दोस्तों, आप ध्यान देंगे क्योंकि देखो मुंबई और दिल्ली में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, बेंगलुरु और लखनऊ में बहुत कम है दोस्तों, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेंगलुरु में आप इसरो का हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे, आईएसआरओ, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है दोस्तों। लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर है? बताएंगे, सिडबी का है दोस्तों, सिडबी। लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर है? सिडबी, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है, SIDBI, ये सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। ऑप्शन डी को यहां पर आपको पूछा है एसबीआई का, तो यहां पर मैंने आपको बता हुआ एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुंबई में दोस्तों। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। कहां पर है ये? एसबीआई में, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आपने देखा एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में, आईसीआई बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में, एचडीएफसी, आरबीआई, एलआईसी, सेबी, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है? तो यहां से आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बताइए निम्न में से राखीगढ़ी स्थल कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। यहां पर थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। चलो आपको मैं पाकिस्तान के स्थल बता देता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हड़प्पा, ध्यान रखेंगे हड़प्पा, पाकिस्तान के स्थल बता रहा हूं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और एक और है चन्हूदड़ो। ये दोस्तों तीनों के, और एक और है सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों पाकिस्तान में, गणेरी वाला बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, गणेरी वाला। ये वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है? बात करें हड़प्पा, ये सिंधु रिवर के, ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित है। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है? चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित है, ठीक है? गुजरात में आपको क्या क्या ध्यान रखना दोस्तों? गुजरात में क्या क्या ध्यान रखना? धोलावीरा भी गुजरात में ही है स्थल, धोलावीरा पूछा जाता है, धोलावीरा स्थल गुजरात में ही है दोस्तों, ठीक है? सुरकोटड़ा, ये भी स्थल आपके गुजरात में ही है। यहां पर दोस्तों राजस्थान में कौन सी सभ्यता है दोस्तों? ये कालीबंगा ध्यान रखेंगे, गग्गर रिवर के पास है कालीबंगा,
कालीबंगा स्थल भी कहां पर है? कालीबंगा ये राजस्थान में है, ठीक है। अब आपको पूछा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपको पूछा राखीगढ़ी किस में? भाई हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे जिन भी स्टूडेंट ने। राखीगढ़ी दोस्तों घग्गर नदी के पास है, ये कालीबंगा भी घग्गर नदी के पास है, घग्गर, ठीक है। राखीगढ़ी भी आपके स्थल जो है ना वो घग्गर नदी के पास है। यहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इन स्थलों से रिलेटेड, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन 77 बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों के लिए, कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन से डाउट क्लियर होगा, मेरी गारंटी है। आपको बाघों की संख्या पूछी है जिसका नाम है मध्य प्रदेश दोस्तों, इसको दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। इसमें टोटल कितने? 6 टाइगर रिजर्व है, 6 टाइगर रिजर्व है, 6 टाइगर रिजर्व है, 6 टाइगर रिजर्व है। कितने रिजर्व है भाई? 6 टाइगर रिजर्व है दोस्तों एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? यहां पर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, इंद्रावती, मांडवी, चंबल या नर्मदा। बात करें इंद्रावती दोस्तों यहां पर चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा भाई? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन को टिक करेंगे, चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों। ये कहां पर है भाई? इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ टिक करेंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ टिक करेंगे दोस्तों। मांडवी नदी पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात दोस्तों। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। अब ये दूध सागर जलप्रपात दोस्तों है कहां पर? कोई बताएगा कमेंट करके। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों आपके गोवा में है दोस्तों, गोवा में, ठीक है, गोवा में, मांडवी नदी पर। चंबल पर दोस्तों चूलिया जलप्रपात है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, क्या ध्यान रखेंगे? चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। इस पे 4 बांध बने हुए, कमेंट करके बताइए। अब नर्मदा नदी पर आप ध्यान रखिए कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा, कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, और धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात दोनों के दोनों एमपी में है दोस्तों, एमपी में। कहां पर है ये? एमपी में है दोस्तों, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होते हैं। आपको पूछा है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? बताइए। उंगलियां और नाक, त्वचा और मस्तिष्क, नाखून और कार्निया, और पैर और भुजा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल नाखून और कार्निया, यानी कि हाँ नाखून और कार्निया हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80वां, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन। सभी स्टूडेंट्स बताएं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 81, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर पूछा दोस्तों, महिला पूछा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर पुरुष पूछे तो पुरुष पूछे तो कितनी ध्यान रखेंगे? 74.04% पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 बताइए, लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या बिहार? अगर बात करें दोस्तों, लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? सोलुंग और ड्री उत्सव, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? सोलुंग उत्सव, सोलुंग उत्सव, सोलुंग, सोलुंग, सोलुंग उत्सव और ड्री उत्सव, ड्री उत्सव, ड्री उत्सव, सोलुंग और ड्री उत्सव, ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव बहुत बार पूछा जाता है, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव बहुत बार पूछा जाता है। फ्लेमिंगो उत्सव दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, असम में आप ध्यान रखेंगे अंबुबाची, अंबुबाची, अंबुबाची और देइंग पटगई, अंबुबाची, अंबुबाची उत्सव और देइंग पटगई, देइंग पटगई बहुत बार पूछा जाता है, देइंग पटगई एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देइंग पटगई, ठीक है। बिहार में बिहुला और सरहुल, बिहुला और सरहुल, बिहुला और सरहुल ध्यान रखेंगे, बिहुला, बिहुला और सरहुल, सरहुल, बिहुला और सरहुल उत्सव ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से वैजंती माला का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली। सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट करके जिनको आते हैं इनके जवाब। भाई कुचिपुड़ी की बात करें, आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है, आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम की बात करें, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है, तमिलनाडु।
मणिपुरी का, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। कथकली बात करें केरल का, और कथक होता तो आप यूपी का शास्त्रीय नृत्य टिक करते, ठीक है। तो वैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम से। वैजंती माला का संबंध भारतनाट्यम से, सोनल मानसी का संबंध भारतनाट्यम से, और दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से, ठीक है। और आप ध्यान रख सकते हैं रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध भारतनाट्यम से दोस्तों। टी बाला सरस्वती का संबंध भारतनाट्यम से। एस के सरोज, एम के सरोज, इनका संबंध भारतनाट्यम से। तो इन प्रसिद्ध कलाकारों को आप कभी नहीं भूलेंगे जो भारतनाट्यम के, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, धमनियां रक्त को ले जाती है, बिल्कुल सही बात है। वो किससे भरा होता है? जो धमनियां जो रक्त को ले जाती हैं वो उसमें क्या भरा हुआ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? बताइए। अग्नाशय, मस्तिष्क, यकृत, हृदय। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, बताइए, ठीक है। आज की क्लास यहां पर समाप्त होती है। अब बताइए आपको जो चैलेंज दिया था मैंने उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? बहुत ही शानदार कंटेंट था आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइए दोस्तों, आज हमारी आरपीएफ की चौथी क्लास यहां पर कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। जिन्होंने 3 क्लास नहीं देखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। अगर इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन से किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहां बेझिझक होकर कमेंट करिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों लाइक जरूर किया करें दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है, गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? दोस्तों मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं आपको टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अभी से जब आप तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन लेने से, ठीक है। क्लास का टाइम हमारा 8 PM रहता है डेली बेसिस पर। आपको डेली बेसिस पर 8 PM जुड़ना है दोस्तों, ठीक है, और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है दोस्तों, ठीक है। कमेंट जरूर करके जाइए। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट में जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। कल हमारे इसी टाइम पर मिलेंगे 8 PM पर दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।